हाँ, जो बातें आपको नहीं जवाब आ रहे उनके बेशक अभी अपने पास ही लिख लो मेरे साथ साथ। ठीक है। अच्छा, हमारे पास है जी अक्टूबर नवंबर 2024 है, ये 5-2 वाला वेरिएंट। अब मैं कोशिश करूँ ज्यादा हम अपना वेरिएंट करें, दूसरे वेरिएंट्स ना करें अभी। अच्छा, कहता है सोल्यूशन एक्स इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन। तो सोल्यूशन एक्स है हमारे पास एक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन अननोन है। कहता है स्टूडेंट यूजेस टाइट्रेशन विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एक्स। तो बेसिकली अननोन कॉन्सेंट्रेशन किसी सोल्यूशन की वो कैसे डिटरमिन करते हैं, एक सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन आप उसमें क्या करते हो, ऐड करते हो। The student plans to prepare 250 cm cube of 0.5 mole per dm cube aqueous sodium carbonate। ठीक है जी, उसने 250 cm क्यूब का सोल्यूशन बनाना है। कॉन्सेंट्रेशन उसने आपको बता दिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए। कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट नीडेड टू मेक 250 cm क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम कार्बोनेट यूजिंग 2 डेसिमल प्लेस बैलेंस। ठीक है, तो बेसिकली आपने जो उसको फाइनली मास बताने, वो किधर तक बताना है, उस मास की वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेसेस तक बतानी है। मास निकालेंगे किस तरह, तो आपको बताया था कि जब उसने आपको वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन बताई हुई है सोडियम कार्बोनेट की, तो उधर से आप सोडियम कार्बोनेट के क्या निकाल सकते हैं। हम्म। हाँ जी, मोल्स निकाल सकते हैं। जब मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट आएगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मैस में। ये जो मैस है ये किस पे मेजर हो जाएगा, मेजरिंग बैलेंस पे। और ये मैस की वैल्यू होनी चाहिए x.00 ग्राम्स, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये मैस की वैल्यू आपकी होनी चाहिए। तो इधर से जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मोल्स जो आपके पास इस सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट के आते हैं वो किस तरह निकलेंगे। तो वॉल्यूम इन सीएम क्यूब मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने आ गए। 0.125। ठीक है, 0.125 मोल्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन मोल्स को सोडियम कार्बोनेट के किस में चेंज करना है, तो मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एमआर। तो इन मोल्स को 0.125 को एमआर से मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा आपको। तो 0.0125 इंटू एमआर निकालना है, लेकिन याद की हुई वैल्यूज नहीं यूज करनी। कौन सी यूज करनी है, जो डाटा बुकलेट में आपके पास पीरियोडिक टेबल में गिवन होंगी। तो वहां से जरा निकालो जल्दी से कि इस सोडियम कार्बोनेट का एमआर कितना बन जाता है। एम आर जब कैलकुलेट करना है तो हमारे पास 2 सोडियम है, प्लस 1 कार्बन है, प्लस 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से एम आर कितना बनता है इसका। 106। ठीक है, तो 106 ग्राम्स आपके पास एम आर आ रहा है। इसको क्या कर दो, अब इस एम आर को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अपने मोल्स के साथ। तो आपके साथ क्या आ जाएगा, आपके पास आपका मैस आ जाएगा। तो मैस कितना बनता है हमारे पास, 13.25। 13.25। तो हमने उसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही मैस बताना था। तो 13.25 ग्राम्स आपके पास आपका मैस आ गया, जो आपने इसका सोडियम कार्बोनेट का क्या करना है, मेजर करना है। अब आगे वो आपसे यही पूछ रहा है कि इसका सोल्यूशन आप बनाएंगे किस तरह। कहता है डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड मेक 250 cm क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम कार्बोनेट। उस सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट कितना चाहिए होता है, 13.25 ग्राम्स। ये हम पीछे निकाल के आ चुके हैं कि इतनी आपके पास कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम वाला सोल्यूशन अगर बनाना। स्टार्टिंग फ्रॉम मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैलकुलेटेड इन पार्ट 1 supplied in a 50 cm cube beaker. Give the name and size of any key apparatus to be used. Write your answer in a series of number steps. सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 50 cm क्यूब वाला बीकर उसने आपको पकड़ाया है, ये जो बीकर उसने 50 cm क्यूब वाला दिया, इसमें क्या करेंगे हम, अपना वो 13.25 ग्राम्स इस बीकर में स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेके क्या करेंगे, पूरे तरीके से डिजोल्व करेंगे एक स्टिरिंग रॉड लेके। जब इस बीकर में मैंने उस सोल्यूशन को डिजोल्व कर लिया है, उसके बाद में अगला काम क्या करूंगा, इस बीकर से इस सोल्यूशन को जो आपने अब इसमें बना लिए 50 cm क्यूब, जिसमें 13.25 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व किए हुए, इसको किस में ट्रांसफर करेंगे, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करने के बाद, अच्छा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कौन सी होनी चाहिए, 250 cm क्यूब वॉल्यूम वाली होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ये ट्रांसफर करने के बाद सोल्यूशन, उसके बाद क्या करते होते हैं, एक बार इसको रिंस करेंगे, और जो रिंसिंग्स हैं या जो वॉशिंग्स हैं उसको भी ट्रांसफर करेंगे।
फिर फाइनली डिस्टिल्ड वाटर से रिमेनिंग वॉल्यूम क्या कर देंगे, टॉप अप कर देंगे 2 to 50। तो आपने ये स्टेप्स वाइज उसको लिख के दिखाना। तो सबसे पहले आप उसको बोलेंगे कि टेक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टेक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर in the 50 cm cube beaker, in the 50 cm cube beaker। तो आप बेशक 30 cm cube ले लें, 40 cm cube ले लें, लेकिन यूज इसको करना है बीकर में। 50 cm cube beaker, add the sodium carbonate, add the mass of sodium carbonate, या add 13.25 grams of sodium carbonate। तो हम बेहतर है हम अपना आंसर यूज कर लें जो पिछले पार्ट में हमने किया था। तो add the 13.25 grams of sodium carbonate and stir। Transfer the solution to uh, 250 cm cube volumetric flask। ठीक है। rinse the beaker with distilled water, with distilled water, and transfer the washings, and transfer washings। उसके बाद आपने फाइनली क्या करना है, टॉप ऑफ द सोल्यूशन टू टॉप ऑफ द सोल्यूशन टू 250 cm क्यूब मार्क। तो ये हमारे पास 3 मार्क्स के लिए हमने उसको ये सारी स्टोरी बतानी होती है। अच्छा, आगे हमारे पास आगे हमारे पास कहता है द स्टूडेंट इनकरेक्टली मेक्स अप द सोल्यूशन। तो स्टूडेंट ने गलती कर दी है कोई सोल्यूशन बनाने के लिए, जो आपको मेक्स अप द सोल्यूशन 250 cm क्यूब ऑफ सोडियम कार्बोनेट aqueous। द कंसंट्रेशन इज नॉट 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। तो हो सकता है ज्यादा बना दियो, हो सकता है कम बना दियो। तो जो उसने बनाया सोल्यूशन, उसे पता लग गया कि यार इसकी कॉन्सेंट्रेशन वो नहीं है, उसने उस सोल्यूशन को क्या बोल दिया, सोल्यूशन वाई। जो गलत कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन बनाया उसको सोल्यूशन वाई बोल दिया उसने। अच्छा, कहते हैं द स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग मेथड टू डिटरमिन बोथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वाई। पहले तो ये देख लो ना, सोल्यूशन एक्स कौन था और सोल्यूशन वाई कौन था। सोल्यूशन एक्स जो हमारा था वो किस चीज का बनाया था उसने, वो आपका सोल्यूशन एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन था, HCl का था। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन थी। और जो सोल्यूशन वाई है वो सोडियम कार्बोनेट का ही है, लेकिन उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन अननोन है क्योंकि गलत बन गया था हमसे। ठीक है। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, एक सोल्यूशन एक्स है जो कि HCl का सोल्यूशन है अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला, और एक सोल्यूशन वाई है जो सोडियम कार्बोनेट का ही सोल्यूशन है अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला। ठीक है। कहते हैं ट्रांसफर 25 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन वाई। सोल्यूशन वाई जी हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का है, इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क यूजिंग अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है हमारा इंडिकेटर। टाइट्रेट द सैंपल इन द कॉनिकल फ्लास्क विद सोल्यूशन एक्स। तो बेसिकली आपने सोल्यूशन वाई जो अपना अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये वाई वाला, इसको टाइट्रेट कर दिया किसके अगेंस्ट, ऊपर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन एक्स के साथ टाइट्रेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि ट्रांसफर अ फ्रेश 25 cm क्यूब पोर्शन ऑफ सोल्यूशन वाई इनटू अ सेकंड कॉनिकल फ्लास्क बट डू नॉट ऐड मिथाइल ऑरेंज। तो अब आपने एक और कॉनिकल फ्लास्क लिए, उसमें दोबारा सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन वाई का सोल्यूशन आपने ले लिया है। ठीक है। और उसके बाद अब इसमें इंडिकेटर ऐड नहीं किया, ऊपर वाले में इंडिकेटर ऐड किया था, नीचे वाले में इंडिकेटर ऐड नहीं किया, नो इंडिकेटर, इधर कोई इंडिकेटर नहीं है। ऊपर से दोबारा क्या रन करना है आपने, सेकंड कॉनिकल फ्लास्क, किधर गया मैं, डू नॉट ऐड मिथाइल ऑरेंज। स्टेप 4 पे आते हैं, यूज द ब्यूरेट टू ऐड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एक्स यूज्ड इन स्टेप 2 टू द सेकंड कॉनिकल फ्लास्क। तो बेसिकली जो आपके पास स्टेप 2 में हमने टाइट्रेशन करके यूज्ड वॉल्यूम यहाँ से निकाला था, वही एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या कर दो, इस वाले स्टेप में भी आप इधर भी वही एग्जैक्ट वॉल्यूम जो ऊपर आपने यूज किया था वो भी इधर भी एग्जैक्ट वॉल्यूम वाला ऐड कर दें आप। ठीक है। फिर आगे कहता है कि मेजर एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ ड्राई इवेपोरेटिंग बेसन। ठीक है, तो एक इवेपोरेटिंग डिश ले लो, उसका मास रिकॉर्ड करो पहले, मास ऑफ एम्प्टी इवेपोरेटिंग डिश। ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ द सेकंड कॉनिकल फ्लास्क इनटू द इवेपोरेटिंग डिश। तो ये जो सेकंड कॉनिकल फ्लास्क है
इसका जितने आपके पास कंटेंट्स हैं आफ्टर जो आपने HCl सोल्यूशन एक्स और सोल्यूशन वाई दोनों का एक सर्टेन वॉल्यूम HCl के इसमें ऐड करने के बाद उसको अपनी इवेपोरेटिंग डिश में आपने क्या किया, ऐड कर दिया जी, until all the water is evaporated and only solid remains। तो आपने क्या किया है, इवेपोरेशन कराई है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये सारा वाटर यहाँ से उड़ेगा, पीछे कोई सॉल्ट बच जाएगा। मेजर एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ द इवेपोरेटिंग बेसन एंड सॉलिड रेजिड्यू। तो फाइनली ये जो सॉलिड पड़ा हुआ है, और फाइनली आपने इसका मास अलोंग विद द सॉलिड क्या कर लेना, मेजर कर लेना। एम्प्टी का मास हमने मेजर किया हुआ था, सॉलिड समेत मास मेजर करेंगे तो डिफरेंस मेथड से क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं, यहाँ कितना आएगा। कहते हैं इन स्टेप 1 25 cm cube of solution Y is transferred using a volumetric pipette। State what the volumetric pipette should be rinsed with before carrying out step 1। हाँ जी, आप अपने पिपेट को किस चीज से साफ करेंगे, सीधा सीधा जवाब है इसका। सोल्यूशन वाई। एक बार डिस्टिल्ड वाटर से करोगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डिस्टिल्ड वाटर अंदर रहने नहीं दोगे थोड़ा सा भी। आप एक बार उस सोल्यूशन से भी इसको धोते हैं, जैसे ब्यूरेट को धोते थे, इसी तरह इसको भी उससे सोल्यूशन से धोते हैं एक दफा, जिससे जिसको क्या करना होता है, इसमें इसमें आपने फिल इन करना है या जो इससे ट्रांसफर करना है आपको। तो एक बार हम क्या करेंगे, उसको सोल्यूशन वाई से धो लेंगे उसको। ठीक है, तो हम उसे बताएंगे कि इसको एक दफा आपने सोल्यूशन वाई से भी रिंस करना है आफ्टर रिंसिंग विद डिस्टिल्ड वाटर। तो हम सोल्यूशन वाई से रिंस करेंगे इसको। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट डिटेक्ट्स द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इन स्टेप 2। पहले जाके देखते हैं स्टेप 2 में क्या किया था। तो स्टेप 2 में, अच्छा स्टेप 1 की टाइट्रेशन करा था, उसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड किया था उसने। तो स्टेप 2 में जब टाइट्रेशन कर रहा होगा कॉनिकल फ्लास्क में विद सोल्यूशन एक्स, तो क्या आपको कॉनिकल फ्लास्क में आपने इंडिकेटर डाला है, बिल्कुल डाला है। तो जब इंडिकेटर डालें तो आपके पास क्या आएगा, कलर चेंज आएगा ना एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन पे। जी। तो हमें एक कलर चेंज नजर आएगा यहाँ पे, तो हमें कलर चेंज से पता लगेगा कि हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन आ गई है। सर, ठीक है जी। मैं कह सकती हूँ एफरवेसेंस रुक जाएगी एफरवेसेंस यहाँ पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज रिएक्शन होगी ना। HCl, नहीं देखो ना, एफरवेसेंस वाली बात फिर भी ना, एफरवेसेंस रुकेगी जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। हो सकता है आप वो आइडेंटिफाई ना कर पाए किस टाइम पे एग्जैक्ट रिएक्शन खत्म हुआ था। तो इसीलिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, वो आपको शार्प एंड पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, इंडिकेटर की खास बात क्या होती है कि आपको एक्यूरेटली शार्पली आपको एंड पॉइंट बता देते हैं कहाँ पे आएगा। अब एफरवेसेंस आपके लिहाज से हो सकता है थोड़ी, आपके लिहाज से थोड़ा ज्यादा देर बाद खत्म हुई हो, मेरे लिहाज से वो पहले खत्म हो गई। ठीक है ना, तो उधर से हमारे थोड़ा क्या कर जाएगा, एंड पॉइंट वेरिएट कर जाएगा, आपके लिए अलग एंड पॉइंट होगा, मेरे लिए अलग एंड पॉइंट होगा। लेकिन जब हम इंडिकेटर यूज करेंगे तो स्लाइड सा कलर चेंज आएगा, तो हमारे लिए इंडिकेटर्स की वजह से शार्प एंड पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एफरवेसेंस यहाँ पे रिएक्शन एंड होने का बता सकता है, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन नहीं बता सकता। ठीक है, जी। टाइट्रेशन में एंड पॉइंट्स हम इंडिकेटर करके आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा आगे आपसे कहता है जी, explain why the evaporating dish is not heated directly with a Bunsen burner in step 7। स्टेप 7 से आपके पास जो है, आपके पास हमने बंसन बर्नर से डायरेक्टली क्यों नहीं अपना इवेपोरेटिंग डिश को हीट किया, वो ये कह रहे हैं। यूनिफॉर्म तो हीटिंग। हमने क्या किया, स्टेप 7 में आते हैं, यूज अ वाटर बाथ to heat the solution in the evaporating dish until all the water is evaporated and only the solid remains। एंड वाटर बाथ से क्यों हीट किया हमने उसको, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, कि आप क्या कह रहे हो, यूनिफॉर्म हीटिंग। अच्छा ठीक है, एक हद तक बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मकसद ये नहीं था। इसके अलावा और कोई बंदा हो जिसको लग रहा हो कि कोई वजह हो सकती है यहाँ पे। हम्म। तो यहाँ पे ना यूनिफॉर्म हीटिंग इज नॉट द रीजन। आप बंसन बर्नर से ना जब बर्न करेंगे ना एवेपोरेटिंग डिश को, तो एवेपोरेटिंग डिश में जब बंसन बर्नर से एवेपोरेशन कराई जाती है, तो आपका सोल्यूशन ऐसा है जिसमें एक एक्वस आपके पास सॉल्ट पड़ी हुई है। ठीक है, जब बंसन बर्नर डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा ना, तो ये क्या करेगा, वॉयलेंट हीटिंग करेगा यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे ये वॉयलेंट हीटिंग करेगा, आपके पास बबलिंग होगी ढेर सारी। ठीक है, ढेर सारी बबलिंग होगी, आपके पास वॉयलेंट हीटिंग है, बंपिंग होगी सोल्यूशन के अंदर। तो जब वो बंपिंग हो रही होगी ना सोल्यूशन के अंदर, तो हो सकता है कि आपके पास कुछ सोल्यूशन क्या कर जाए, स्पिल आउट हो जाए इधर उधर, उसके थोड़े बहुत छींटे क्या करना शुरू कर दें, गिरना शुरू कर दें। तो वहां से हमारे पास बेसिकली जो फाइनली मैस आ रहा होगा, क्योंकि कुछ मैस ऑफ दैट सॉल्ट जो है, जो एक्वस फॉर्म में उस टाइम पे पड़ा हुआ था, तो ये वॉयलेंट बंपिंग की वजह से क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली मैस आ रहा होगा ना, वो फिर इनएक्यूरेट आ रहा है, क्योंकि कुछ मैस जो है ये आपके पास सोल्यूशन से बाहर गिर गया। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि बंसन बर्नर जो है वॉयलेंट हीटिंग करेगा आपकी। तो आपने क्या किया, उसको एक वाटर बाथ में रख दिया। अब वाटर बाथ में आपकी बिल्कुल बात ठीक है, यूनिफॉर्म हीटिंग हो रही होगी, आराम आराम से पानी आपका गर्म होगा, साथ साथ वो क्या करता जाएगा, एवेपोरेट करता जाएगा। तो यहाँ पे वॉयलेंट हीटिंग नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से आप अवॉइड कर लेंगे एनी सोल्यूशन गेटिंग आउट ऑफ द सोल्यूशन, आउट ऑफ द एवेपोरेटिंग डिश ड्यूरिंग हीटिंग। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनली मास आ रहा होगा सॉलिड का, वो एक्यूरेट ही आ रहा होगा, वो आज जितना मौजूद था इस सोल्यूशन में वही निकलेगा फिर बाय मास। ठीक है, लेकिन जब बंसन बर्नर से करते हैं, वो वॉयलेंट हीटिंग करेगा, वो बेसिकली क्या करेगा, सोल्यूशन स्पिल आउट हो सकता है उस तरीके से। तो हमने क्या किया था, एक्सप्लेन व्हाई इवेपोरेटिंग बेसन इज नॉट हीटेड डायरेक्टली विद अ बंसन बर्नर टू अवॉइड एनी सोल्यूशन फ्रॉम spilling out of the evaporating dish सर during evaporation। जी, वो लिख रहा है कि टू अवॉइड स्पिटिंग ऑफ सॉलिड व्हेन इट फॉर्म्स, इसका क्या मतलब है? यही आपको यही यही बात मैं भी समझा रहा हूँ कि स्पिटिंग ऑफ सॉलिड व्हेन इट फॉर्म्स का मतलब ये कि जब आप बंसन बर्नर में जिस टाइम पे आपके पास आप हीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सॉलिड है ना, वो किस में पड़ा हुआ है, इस सोल्यूशन में पड़ा है। जब आपके पास क्या करोगे, आप बंसन बर्नर से हीटिंग करोगे, वॉयलेंट हीटिंग होगी, चांसेस हैं कि वो क्या कर जाए, बाहर निकल जाए। यही स्पिटिंग ही है, स्पिटिंग ऑफ सोल्यूशन इन सॉलिड। ठीक है, जो सॉलिड आपके पास सोल्यूशन में पड़ा हुआ है उसकी स्पिटिंग ही हो रही है बेसिकली। तो ये बॉयलेंट जब आपके पास बम्पिंग होगी सोल्यूशन में, तो वहां से कुछ सॉलिड जो है वो सोल्यूशन के साथ साथ ही बाहर क्या करेगा, निकल सकता है। इसी को हम अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली यही बात है, मैंने आसान लफ्जों में कह दिया, उसने फैंसी लफ्ज यूज करके। कहते हैं सजेस्ट व्हाट द स्टूडेंट शुड डू टू इंश्योर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड फ्रॉम रेजिड्यू बिफोर कंप्लीटिंग स्टेप 8। पहले तो स्टेप 8 पे आते हैं, measured and record the mass of evaporating basin and solid residue। तो कहते हैं suggest what the student should do to ensure all of the water has evaporated from residue before completing step 8। तो ये आपने mass measure करने से पहले क्या कैसे इंश्योर करेंगे कि सारा का सारा पानी वहां से evaporate कर चुका है। Heat till constant mass. हाँ, हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे टू कांस्टेंट mass, या हीट एंड रीवे टिल mass gets constant। तो हमें तब पता लग जाएगा अब सारा पानी उड़ गया वहां से। अच्छा, कहते हैं द स्टूडेंट्स ब्यूरेट रीडिंग्स टेकन इन स्टेप 2। अच्छा, स्टेप 2 में हमने क्या किया था, ब्यूरेट में कौन लिया था हमने, HCl सोल्यूशन एक्स हमारा था। और जो हमारे पास नीचे पड़ा था वो सोडियम कार्बोनेट का अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन, सोल्यूशन वाई था। नीचे जिसकी टाइट्रेशन कर रहे थे वो सोल्यूशन वाई था, और उसमें आपने इंडिकेटर भी डाला था। ठीक है, तो स्टेप 2 वाले टाइट्रेशन में, तो इनिशियली यहाँ पे आपके पास क्या रीडिंग आ रही है, ये इनिशियल रीडिंग है आपकी। इनिशियल रीडिंग कितनी दे रही है वो आपसे कह रहा है कि जी ब्यूरेट की रीडिंग फाइनल और ब्यूरेट की रीडिंग इनिशियल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एडेड इन CM³ निकाल के बताएं। तो अगर हम इनिशियल रीडिंग पहले देख लें, इनिशियल रीडिंग कितनी आ रही है जी, ये आपके पास 1 CM³ पे रीडिंग है, ये 1 है। ये कितना बनेगा, 1.1, 1.2, 1.3, और फिर 1.3 कितना फाइव। दरमियान में आ रहा है उसके, तो 1.35 हमारे पास इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग है। तो दैट इज 1.35 CM³। फिर अगर फाइनल रीडिंग देखी जाए तो ये 14.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 14.85। तो 14.85 CM³। और उसके बाद आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एक्स एडेड, तो वो किस तरह निकलेगा, एडेड वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आप फाइनल वॉल्यूम में से क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम माइनस करेंगे, तो आपको एडेड वॉल्यूम पता लग जाएगा हमने कितना ऐड किया। ठीक है,
तो वो आपके पास 14.85 माइनस 1.35, ये कितना बनता है? 13.5। 13.50। 13.50 हमारे पास सीएम क्यूब्स में वैल्यू आती है। अच्छा, ये सारी वैल्यू मैं 2 डेसिमल प्लेसेस पे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ब्यूरेट कितने तक मेजर कर सकते हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकते हैं, ये हमने लिखा हुआ है नोट्स में। कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्स कैलकुलेटेड इन पार्ट 1। हमने कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्स मेजर कर लिया ऊपर? 13.50। ये हमारी कौन सी वैल्यू होगी? ऑब्टेन्ड वैल्यू। एरर किस तरह निकाला जाता है, परसेंटेज एरर? तो आप क्या करते हो, एरर मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स, जितनी दफा रीडिंग ली है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास है जी परसेंटेज एरर आएगा। एरर कितना है जी हमारे पास? ब्यूरेट में एक ग्रेजुएशन कितने को रिप्रेजेंट करती है? 0.1 को। तो एरर कितना आएगा? एक ग्रेजुएशन को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वहां से 0.05 का एरर हर रीडिंग में आना चाहिए। ऐसे ही है। जी। हमने अपने ब्यूरेट से कितनी दफा रीडिंग ली है? एक ये इनिशियल रीडिंग ली है, तो एक दफा एरर यहाँ पे आएगा, और एक ये फाइनल रीडिंग ली है, एक दफा एरर यहाँ पे आएगा आपके पास। ठीक है, तो 2 दफा एरर आनी चाहिए। एरर कितना है हमारे पास? 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2 दफा रीडिंग ली है, होल डिवाइडेड बाय ऑब्टेन्ड वैल्यू कितनी थी वॉल्यूम की? 13.50 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से निकाल के बताएं कि आपका जो परसेंटेज एरर है वो कितना आता है? 0.7407। तो 0.7407। 07। तो हमारी जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है ये कितने आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स पे 4 पे हम इसको परसेंटेज भी दे देते हैं, 0.7407। परसेंट लिख देना उसमें, परसेंट भूलना नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। कहते हैं सेकेंड स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट इन बी यूजिंग सोल्यूशन एक्स एंड 25 सेम क्यूब ऑफ सोल्यूशन वाई। द रिजल्ट्स शोन आर इन टेबल 1.2। अब एक और बंदे ने भी यही एक्सपेरिमेंट जो आपने बी में किया है वो दोबारा से रिपीट किया, एक और स्टूडेंट ने, और उसने 25 सीएम क्यूब ही सोल्यूशन वाई का लिया, और जो उसके रिजल्ट है उसने शेयर कर दिया आपसे। कहते हैं जी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एक्स एडेड इन टाइट्रेशन। हमारा कितना था सोल्यूशन एक्स में वॉल्यूम? 13.50 एडेड। उसके लिए कितना था? 13.30। ये एक्स यानी HCl का जो सोल्यूशन का वॉल्यूम था वो उसने आपको बता दिया। ठीक है, ये उसका वॉल्यूम बता दिए। फिर आगे आपसे कहता है मास ऑफ ड्राई इवेपोरेटिंग बेसन इन ग्राम्स। इवेपोरेटिंग बेसन जो आपने यूज किया है उसका मास ऑफ ड्राई इवेपोरेटिंग यानी एम्प्टी इवेपोरेटिंग बेसन का जो मास है वो कितना है? 44.52। जो आपके पास मास ऑफ ड्राई इवेपोरेटिंग बेसन एंड सॉलिड रेजिड्यू आफ्टर इवेपोरेशन वो कितना है? 45.69। तो यहां से वैसे इन दोनों वैल्यू से मैं क्या निकाल सकता हूँ मास। जी? हाँ जी, मास ऑफ रेजिड्यू निकाला जा सकता है ना। तो मैं इधर से मास ऑफ रेजिड्यू निकाल सकता हूँ। मास ऑफ रेजिड्यू जो आएगा आपके पास वो कितना आएगा? 45.69। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही बताना। 44.52 कितना आएगा? 1.17। तो यहाँ से इन दोनों से आता है जी 1.17 ग्राम्स। अच्छा, ये जो रेजिड्यू है ये किस चीज का है? देखो ना, आपको रिएक्शन पता होना चाहिए क्या हुआ। HCl ने सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन किया, वाटर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमोस्फेयर में, वाटर आपने इवेपोरेट करा दिया था। पीछे NaCl एक्वस का सोल्यूशन ही था ना। और इसमें से जब वाटर इवेपोरेट कराएंगे तो इसमें पीछे रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास? कि जो NaCl। सॉलिड बच जाएगा वो कौन होगा? NaCl सॉलिड। ऐसे ही है ना। तो ये रेजिड्यू है, ये किसका मैस है? ये NaCl सॉलिड का मैस है आपके पास। ठीक है, ये जो आपने NaCl सॉलिड कलेक्ट किया ना आफ्टर इवेपोरेशन, ये उसका मैस है। तो आगे आपसे कहते हैं जी यूजिंग द रिजल्ट्स इन टेबल 1.2 कैलकुलेट द फॉलोइंग द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो रिजल्ट्स यूज करते हुए हमने मास ऑफ सोडियम क्लोराइड निकाल लिया जो इधर आपने प्रोड्यूस कराया, जो आपको ऑब्टेन हुआ। तो हमारे पास मास है, हमने क्या करना है? मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन MR। हम कह रहे थे कि हमने क्या निकालना है? मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालने हैं। तो हमने मास ऑफ सोडियम क्लोराइड अपने टेबल से निकाला है। ठीक है, कैसे निकाला था कि जो इवेपोरेटिंग डिश का ड्राई मास था और आफ्टर इवेपोरेशन जब आपने अपने जो आपका
फाइनली आपके पास रह गया था सॉल्यूशन आफ्टर टाइट्रेशन, उसकी इवेपोरेशन कराई तो उसमें कितना सॉलिड जमा हुआ, इन दोनों का हमने सब्ट्रैक्ट करके वहां से मास निकाला था। अच्छा, अब इसके हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। तो एम आर ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना बनता है जी? सोडियम होता है 1123 पॉइंट समथिंग, प्लस आपके पास जो क्लोराइड है वो 35.5। तो मेमोराइज्ड वैल्यूज नहीं यूज करनी, मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पीरियोडिक टेबल नहीं है। तो ये 58.5 समथिंग बनता है। तो आपके पास जो है 58.5 इसके एम आर से हम डिवाइड करेंगे, तो फाइनली हमारे पास कितने मोल्स बनते हैं सोडियम के, सोडियम क्लोराइड के, सॉरी। 0.02। तो 0.02 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, एक बात ये कि जो ऊपर हमने वैल्यूज यूज की हैं, ये वाली और जो आपके पास ग्राम्स की वैल्यूज हैं, ये सारी कितने पे हैं? 3 सिग्निफिकेंट पे ना। तो हमें अपनी वैल्यू कितने पे देनी चाहिए मोल्स की? 3 सिग्निफिकेंट पे देनी चाहिए। तो ये 0.02 एक सिग्निफिकेंट तक है, तो आगे क्या लगा दो, 2 जीरोस लगा दो, तो ये 3 सिग्निफिकेंट तक वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 0.0200 हमारे पास ये 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू पे आ जाएगा। तो 3 सिग्निफिकेंट पे हमने अपना जवाब दे दिया है। मोल्स ऑफ NaCl है, याद रखना। तो जाके मैंने इक्वेशन पे जरा लिख लेता हूँ। मोल्स ऑफ NaCl जो हमें ऑब्टेन हुए थे, वो बेसिकली यहाँ पे सोल्यूशन में बने थे ना, 0.0200 मोल्स। तो मैंने ऊपर जाके लिख दिया ये मोल्स ऑफ NaCl मुझे रिसीव हुए थे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन X एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन Y। ठीक है, सबसे पहले सोल्यूशन X में कौन था? हाँ जी, हमारा जो सोल्यूशन X था वो किस चीज का था? HCl। HCl का। ठीक है, अच्छा, सोल्यूशन एक्स जो हमने बनाया था, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमने मोल पर डीएम क्यूब में बतानी है, तो वो हमारे पास इतना कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं है। मुझे बताओ सोल्यूशन एक्स का कितना वॉल्यूम यूज हुआ था, ये पता है मुझे? जी। अच्छा, तो कितना है? अच्छा, हमने इसी एक्सपेरिमेंट में बताना है ना? हाँ ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एक्स बन जाती है और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वाई बनती है वो बताना है आपको। तो सोल्यूशन ऑफ एक्स जो कि HCl का सोल्यूशन था, मैं इधर ही नीचे इस जगह पे लिख लेता हूँ, तो खाली जगह पे सोल्यूशन एक्स जो था मेरा, वो था जी HCl का। अब मुझे पता है इसका यूज्ड वॉल्यूम कितना था इस केस में, इस वाले एक्सपेरिमेंट में 13.35। 13.35 cm³ इसका यूज किया मैंने। ठीक है, था, यूज किया था, ये ये वॉल्यूम है इसका। 13.5 अच्छा, कम लगता है। कॉन्सेंट्रेशन में इसकी 13.35 इस एक्सपेरिमेंट में बात हो रही है। टेबल 1.2 के रिजल्ट्स यूज करने हैं फॉर दिस अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सही। ठीक है, अच्छा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना चाहता हूँ। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी कि अगर मुझे पता लग जाए HCl के कितने मोल्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन में फाइंड कर सकता हूँ, वॉल्यूम मुझे ऑलरेडी पता है। तो मुझे बताओ HCl के मोल्स में कहाँ से निकाल सकता हूँ? इक्वेशन। निकाली जा सकते हैं ना इक्वेशन से। आपको पता लग गया कि जब HCl का रिएक्शन हुआ सोडियम कार्बोनेट से, तो वहां पे HCl के कितने मोल्स होने चाहिए? इन दोनों के बीच में क्या रेशियो चल रहा है? 2:2। इसका मतलब है दोनों में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा जाए क्या रेशियो है? 1:1। किसी में 2:2 हो तो बेसिकली वो क्या है? 1:1। यानी जितने मोल्स ऑफ NaCl बनेंगे उतने मोल्स ऑफ HCl वहां से खर्च हुए थे। ऐसे है, इसका मतलब है कि जो आपने 13.35 cm³ डाला था, उसमें मोल्स ऑफ HCl कितने थे? 0.0200 ही मोल्स ऑफ HCl भी थे। ठीक है, तो अब फाइनली आपने क्या निकालनी है? कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा लो, या आपको जो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है उस तरह कर लें। मुझे बताओ कि हमने क्या कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम यूज करने का कौन सा फॉर्मूला सीखा था? कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम इन cm³ मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ओवर 1000। हम यही करते थे ना? जी। तो आप इधर से डायरेक्टली कर लें, या फिर आप इधर यूनिटरी भी लगा सकते हो। तो अब हमें मोल्स पता लग गए, वो 0.0200 है। वॉल्यूम इन cm³ कितना था? 13.35। कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। इधर से सब्जेक्ट बनाओ, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी मोल पर DM³ में, कितनी आएगी यहाँ से? 1.498।
1.498 जी। मोल पर डीएम क्यूब। फाइनल आंसर हम अपना कितने पे दे दें? 3 सिग्निफिकेंट वॉल्यूम की वैल्यू यूज हुई थी, 3 सिग्निफिकेंट आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, मोल्स की वैल्यू यूज हुई थी। तो फाइनली हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कितने पे दे दें? 1.50 हमारी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो HCl का सोल्यूशन है वो 1.50 मोल पर डीएम क्यूब उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी। ठीक है, दोबारा सुन लें किस तरह के। HCl का जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम था वो मुझे पता लग गया। ठीक है, उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, लेकिन ये नहीं पता उस रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो आपने ऐड किया था ड्यूरिंग टाइट्रेशन उसमें कितने मोल्स ऑफ HCl थे। वो फाइंड करने के लिए हमने उसको अपने रेजिड्यू से कनेक्ट किया कि अगर रेजिड्यू के इतने मोल्स आते हैं तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास HCl पीछे से कितना यूज होना चाहिए। वो हमने फाइंड कर लिया। HCl के मोल्स आ गए, वॉल्यूम पता था, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, यूनिटरी से आप किस तरह करते हैं इसको? अगर यूनिटरी से हम करते हैं इसको तो हम इस तरह करते हैं कि हमें पता है कि इसके 13.35 वॉल्यूम में कितने मोल्स आते हैं? 0.0200। तो हमें कौन से वाले मोल्स चाहिए? मोल पर डीएम क्यूब चाहिए हमें। तो 1000 cm³ अगर होता तो उसमें कितने होते? तो दोबारा वही हरकत होगी, यही शॉर्टकट फॉर्मूला ही बनेगा इधर। ठीक है, आप क्या कर रहे होगे, आप सिर्फ आप डायरेक्टली यहाँ से आपके पास मोल पर डीएम क्यूब में, यानी वो मोल्स आ जाएंगे जो 1000 cm³ में होते हैं, और जो मोल्स 1000 cm³ में होते हैं वही हमारी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन होती है, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब सोल्यूशन वाई के लिए आपने काम करना है। अब सोल्यूशन वाई किसका था हमारा? वो था जी सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन। ठीक है, उसका कितना वॉल्यूम हमने लिया था सोल्यूशन वाई का? तो दोबारा जाके देखते हैं, उसने आपको बताया होगा कि सोल्यूशन वाई के 25 cm³ आपने लिए फॉर टाइट्रेशन। ठीक है, तो सोल्यूशन वाई नीचे वॉल्यूम बता दिया उसने 25 cm³ है, और उसके मोल्स फिर हमें चाहिए होंगे, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, मोल्स चाहिए इसके। तो इसके मोल्स कहाँ से आएंगे? दोबारा कहाँ से आएंगे इसके मोल्स? जो बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें रेजिड्यू का मास निकाला है वहीं से आएंगे। या आप HCl के मोल से इसको फाइंड कर लो, या आप NaCl के मोल से इसको फाइंड कर लो, दोनों में एक ही काम है। ठीक है, तो यहां से मुझे बताओ जरा कि अगर NaCl 2 मोल होता है तो सोडियम कार्बोनेट कितना लगता है? उसका हाफ, 1 मोल। तो हमारे पास जितना लगा है उसका हाफ कितना बनेगा आपके पास? 0. 01। हाँ जी, तो हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और जो NaCl है, इन दोनों के बीच में रेशो क्या चलिए? 2:1। अगर इसके 2 मोल यूज होते हैं, इसका 1 मोल यूज होता है। तो अगर इसके 0.0200 यूज होंगे तो इसके कितने होंगे? उसका हाफ यूज होंगे, 0.0100 मोल्स मिल गए मुझे। अच्छा, ये मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने सोल्यूशन में मौजूद थे? 25 में। तो आप 1000 वाले फाइंड कर लो, तो 1000 में जो मोल्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन होती है। या फिर आप डायरेक्ट दोबारा से फॉर्मूला लगाएं कि मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन cm³ मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 1000। ये सोल्यूशन वाई के लिए कह रहे हैं। सोल्यूशन वाई के मोल्स कितने हैं? 0.0100 इक्वल्स टू वॉल्यूम इन cm³ कितना है? 25 cm³। ठीक है, उसने 25.0 दिए, हाँ जी 25.0 यूज करना, 3 सिग्निफिकेंट पे वैल्यू इनटू कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से आप कॉन्सेंट्रेशन इसकी निकाल के बताएं अनराउंडेड कितनी आती है? 0.4। 0.4। 4। तो हमने कितने पे देनी है वैल्यू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की? 3 सिग्निफिकेंट पे। ठीक है, मोल्स 3 सिग्निफिकेंट तक यूज किए हैं, वॉल्यूम 3 सिग्निफिकेंट तक यूज किया। ठीक है, तो हमें क्या कर लेना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट पे ये 0.4 को किस तरह लिखते होते हैं? 0.400। तो ये 3 सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। तो आपके पास है जी 0.400 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन वाई की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? जी। इसमें इस तरह आपने अपने रेजिड्यू का मास यूज करना था। कहता है स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाई इफ नॉट ऑल द वाटर इज इवेपोरेटेड इन स्टेप 7। अच्छा, सबसे पहले अगर हम सारा का सारा पानी इवेपोरेट नहीं करते, सोल्यूशन वाई के लिए पूछा है, सोल्यूशन वाई सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है। ठीक है, जोड़ना किससे है उसको? आपने रेजिड्यू से जोड़ना है। मुझे बताओ, अगर यहाँ पे मास ऑफ ड्राई आप बेसिन ले लेते हो वो तो एग्जैक्ट रहेगा, ड्राई बेसिन का तो मसला नहीं है, 44.52 आएगा।
जब मास ऑफ इवेपोरेटिंग बेसन एंड सॉलिड रेजिड्यू आप लेंगे और उसको पूरे तरीके से डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या मास ज्यादा नहीं आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वाटर का भी मास होगा उसमें। हाँ जी। जी। तो मास मेरे पास क्या आएगा इधर, ये मास क्या आ जाएगा, ग्रेटर। ठीक है। तो जब मेरे पास ग्रेटर मास आ जाएगा, फाइनल मास ग्रेटर होगा, इनिशियल मास वही है, तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा मास में वो भी क्या आएगा, ज्यादा। या मास ऑफ रेजिड्यू, आपकी नजर में जो मास ऑफ रेजिड्यू आ रहा है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा ना, मोर आ जी। जाएगा, बड़ी वैल्यू आएगी आपके पास। पहले देखो ना, आप 45.69 से, जो कि ट्रू वैल्यूज थी, माइनस कर रहे थे 44.52। ये था जब पूरा ड्राई करके आपने ली, जब पूरा ड्राई नहीं करेंगे तो ये तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये फॉर एग्जांपल 47.00 पे चली जाती। इसमें से जब मैं वही वैल्यू एम्प्टी बेसिन की माइनस करूंगा, तो अब मेरे पास जो मास कलेक्टेड होगा रेजिड्यू का वो भी क्या आ रहा है, ग्रेटर। ऐसे ही है। जी। तो ये तो मास कलेक्टेड ऑफ रेजिड्यू मेरे पास ग्रेटर आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू से बड़ा आ जाएगा। जब ये मास बड़ा आता है मेरे पास, तो जो मैं मोल्स बेसिकली जिसके साथ मैंने रेशियो बनानी है सोडियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, जो मोल्स ऑफ NaCl आएंगे मेरे पास वो भी क्या आएंगे, मुझे बताओ जरा। जरा मैं नीचे इसको जोड़ता हूँ 2 मिनट को। हाँ जी। तो अब हमारे पास मास ऑफ रेजिड्यू वो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, क्योंकि उसमें कुछ मास ऑफ वाटर अभी भी पड़ा था। जब मास ऑफ रेजिड्यू बड़ा आएगा तो मोल्स ऑफ NaCl जो आप निकालेंगे वो भी क्या आ जाएंगे, ज्यादा। ज्यादा आएंगे ना। पहले आप कितने वैल्यू को डिवाइड करते, एक छोटी वैल्यू को 58.5 से डिवाइड कर रहे थे। अब जब एक बड़ी वैल्यू उसी वैल्यू से डिवाइड होगी तो आपके पास मोल्स भी क्या आ रहे होंगे, वो फॉर एग्जाम्पल 0.049 आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी मोल्स की। जब मोल्स की बड़ी वैल्यू आ रही है तो उससे उसी 25 cm³ में पड़े हुए मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो आएंगे वो भी क्या आएंगे, ज्यादा। ग्रेटर आएंगे ना, वो भी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो इस मोल्स ऑफ NaCl ज्यादा आने की वजह से 25 cm³ में जो रेशो लगा के हमने सोडियम कार्बोनेट फाइंड किया था वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर मोल्स आएंगे इसके। ऐसे है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को क्या हो जाएगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल रहे हैं और मोल्स बड़े आ गए, वॉल्यूम वही है जैसे पहले था, तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या आएगी मुझे बताओ। बढ़ वॉल्यूम जाए। कांस्टेंट है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम तो दोनों केस में 25 ही होगा। मसला ये है कि NaCl बढ़ गया, जिसकी वजह से NaCl के मोल्स बढ़े। NaCl की मोल्स बढ़े तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट के मोल्स बढ़े। अब आपके पास जब मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट ज्यादा आ रहे हैं उसी वॉल्यूम में, तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है। तो हम यहाँ पे गलती कर रहे होंगे, तो हम उसे बता देते हैं कि सबसे पहले उसने क्या कहा, स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाई इफ नॉट ऑल द वाटर इज ऑब्टेन इन स्टेप 7। आपके पास 2 मार्क्स हैं तो दो आपको बातें बतानी पड़ेंगी। एक तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कि जो आपने कंसंट्रेशन निकालेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाई कैसी होगी, वो विल ज्यादा। बी हायर देन द एक्चुअल वैल्यू। एक तो ये हमारे पास हमने उसे बता दिया। दूसरा इसका रीजन बता दो ना, एक्सप्लेन भी तो करना है। एक तो ये बताना था कि वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑफ कंसंट्रेशन को क्या होता है, दूसरा एक्सप्लेन करना है आपने ये बात क्यों की है, तो दूसरा मार्क उधर मिलेगा। तो आप उसे बता दें कि यार जब आप उसको पूरे तरीके से ड्राई नहीं करते तो जो आपके पास रेजिड्यू यानी NaCl का मास आता है वो भी क्या आता है, ज्यादा आ जाता है ना। जी। तो बस इतनी बात काफी है। लेकिन आप उसको आगे बताना चाहते हैं कि उससे मोल ज्यादा आते हैं, मोल ज्यादा आने की वजह से NaCl के मोल ज्यादा आने की वजह से सोडियम कार्बोनेट के मोल ज्यादा आते हैं, तो आपकी मर्जी है। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन में टेबल से जो डाटा यूज किया था वो कौन सा था, सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ रेजिड्यू यहां से निकाला था। तो अगर वो बड़ा मास आएगा तो बाकी सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, उसमें भी इंक्रीज आ जाएगा। तो आप उसे बता दें, बिकॉज द मास ऑफ NaCl residue will be larger compared to original value। ठीक है।
तो उसकी वजह से फिर बाकी सारा कुछ हमारे पास वो खुद ही उसमें फॉल करता जाएगा। क्लियर है पहले सवाल? इस पहले सवाल में किसी को कोई मसला है भाई? नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं हम अपने पास क्वेश्चन नंबर। जी, मैथ्स वाला पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे फिर। मैथ्स वाला पार्ट, यही वाला लास्ट वाला पार्ट। जी सर। अच्छा अच्छा, 2 मिनट इधर देखो, मैं आपको ना डायग्राम से समझाता हूँ, आपको फिर ज्यादा बेहतर समझ आएगा। हमने जो अपने पास आफ्टर टाइट्रेशन सोल्यूशन ट्रांसफर किया था, उसमें क्या पड़ा हुआ था हमारे पास? NaCl एक्वस फॉर्म में पड़ा हुआ था। हमने उसको क्या किया, एक वाटर बाथ से हीट किया, ये सारा पानी इवेपोरेट कराया। तो आफ्टर इवेपोरेशन आपके पास सॉलिड सॉल्ट बच जाएगा ना पीछे, NaCl का पाउडर, ऐसे ही है। NaCl एक्वस का सिर्फ पाउडर बच जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका मास ऑब्टेन करने के लिए इनिशियली हमने एम्प्टी इवेपोरेटिंग डिश का मास ले लिया था, एम्प्टी का। इधर तो सोल्यूशन डाला मैंने, किया था। और फिर जो फाइनल मास आया आफ्टर ड्राइंग, उसमें कौन कौन था? इवेपोरेटिंग डिश थी और साथ ड्राई NaCl था। ठीक है, इन दोनों के मास हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो हमें किसका मास मिल जाएगा? आप इधर से ड्राई, अगर एम्प्टी इवेपोरेटिंग डिश और इवेपोरेटिंग डिश प्लस ड्राई जो आपके पास NaCl है, इन दोनों का मास को अगर माइनस करते हैं, आपको किसका मास मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ NaCl जो रह जाएगा पीछे, उसका मास मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली सिर्फ इवेपोरेटिंग डिश का मास निकाल देते हो बाहर, NaCl जो आपने कलेक्ट किया उसका मास आपको मिल जाएगा। अब मसला ये है कि आपके जो इस वाले पार्ट में उसने कहा है कि क्या होगा आपकी वैल्यू को ऑब्टेन इन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन Y इफ नॉट ऑल द वाटर इज इवेपोरेटेड इन स्टेप 7। स्टेप 7 पे जाते हैं। आपने स्टेप 7 में किया क्या था, इधर देखो। स्टेप 7 में कहता है जी, यूज अ वाटर बाथ टू हीट द सोल्यूशन इन इवेपोरेटिंग बेसन अंटिल ऑल द वाटर इज इवेपोरेटेड एंड ओनली सॉलिड रिमेन्स। अब इधर क्या कह रहा है कि अगर आप सारा का सारा पानी नहीं उड़ाते, जो आपकी इवेपोरेटिंग डिश में तमाम पानी पड़ा हुआ था उसको आप नहीं इवेपोरेट करते, और थोड़ा बहुत यहाँ पे वाटर अभी भी रह जाता है, तो उससे क्या अफेक्ट आएगा आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वाई से, वाई पे? अब मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वाई तो हमने बाद में सारी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन शुरू कहाँ से हुई थी? मास ऑफ रेजिड्यू से। मास ऑफ रेजिड्यू से कॉन्सेंट्रेशन शुरू हुई थी, वो निकालने के बाद हमने मोल्स ऑफ रेजिड्यू निकाले थे, तो वो हमारे पास मोल्स ऑफ रेजिड्यू आए थे। तो अब अगर मेरे पास जो मैं है अपने पास फाइनली जो अपनी इवेपोरेटिंग डिश है, उसको कंप्लीटली मैं उसमें सारा पानी नहीं उड़ाता, तो ये जो फाइनल मास मेरे पास आएगा, ये पहले से ग्रेटर आएगा या ज्यादा आएगा, कम आएगा? जवाब देना साथ साथ। हाँ जी, अगर मैं इसमें से सारा पानी नहीं उड़ाता, इसमें से अगर मैं सारा पानी नहीं रिमूव करता, तो क्या इसका मास ग्रेटर नहीं आएगा एक्चुअल वैल्यू से? आ ज्यादा। जाएगा ना ग्रेटर, ज्यादा आ जाएगा। तो हमारे पास जब मोर मास आ जाएगा, फाइनल मास हमारा ग्रेटर आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू से। तो जब हम इसमें से इनिशियल सिर्फ खाली इवेपोरेटिंग डिश का मास माइनस करेंगे, तो जो मास ऑफ रेजिड्यू हमारे पास आएगा, वो भी कैसा आएगा? ग्रेटर। जो रेजिड्यू का मास हम अपनी तरफ से कलेक्ट कर रहे होंगे, फिर वो भी ज्यादा होगा। ऑल्दो के जो रेजिड्यू है वो उतना ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी का मास ऐड हो गया, जो कि हमने पूरे तरीके से रिमूव नहीं किया था। तो हमारी नजर में वो जो मास ऑफ रेजिड्यू होगा वो ज्यादा हो रहा होगा, हमें लगेगा हमने ज्यादा रेजिड्यू कलेक्ट कर लिया है, ऑल्दो उसमें गलती ये हुई है कि कुछ मास ऑफ वाटर है उसके अंदर। ठीक है, तो जब मास ऑफ रेजिड्यू आपके पास ज्यादा आएगा, तो रेजिड्यू के साथ आपने क्या करनी थी, यहाँ पे रेशोज बनानी थी। रेजिड्यू हमारा क्या था? NaCl। जब NaCl का मास ज्यादा आएगा, तो NaCl के मोल्स भी क्या आएंगे? जवाब, मोल्स भी क्या आएंगे इसके? ज्यादा। जो मास कलेक्टेड था उसको हमने क्या किया था, MR से डिवाइड किया था, मोल्स निकाल लिए थे। तो जब आपने मास इसका ज्यादा कलेक्ट किया, तो मोल्स भी क्या आएंगे? ग्रेटर। जब इसके मोल्स ग्रेटर आएंगे, तो ये रेशो बना के जो सोडियम कार्बोनेट के आप मोल्स निकालना चाह रहे हैं, उनकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर। ऐसे है।
तो जब सोडियम कार्बोनेट के मोल्स जो 25 सीएम क्यूब में असल में 0.010000 थे, उसकी वैल्यू अब आपके पास क्या आ रही होगी, ज्यादा इससे बड़ी, ग्रेटर आ रही होगी ना इससे। तो मोल्स उसके क्या आ रहे होंगे, ग्रेटर आ रहे होंगे ओरिजिनल वैल्यू से, जो कि ये वैल्यू थी, उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही होगी आपके पास। उसी 25 में अब मोल्स आपके लिए बढ़ गए हैं क्योंकि आपने ड्राइंग सही तरीके से नहीं की। तो जब ज्यादा मोल्स आ रहे हैं उस 25 सीएम क्यूब में, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो इस केस में और पहले वाले एक्सपेरिमेंट में दोनों में क्या था, 25 सीएम क्यूब इसका यूज हुआ था, वो कांस्टेंट रख लो। इधर से डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बनती है। कॉन्सेंट्रेशन एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में क्या रेशियो है, क्या प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्ट। अगर मोल्स बढ़ जाते हैं, वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो, तो मोल्स अगर बढ़ जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो हम उसे यही बता रहे हैं कि अगर आप पूरे तरीके से ड्राइंग नहीं करते तो जो मास ऑफ रेजिड्यू आपको मिलेगा वो ज्यादा बड़ा होगा। जब मास ऑफ रेजिड्यू ज्यादा बड़ा आएगा आपके पास, तो जो मोल्स ऑफ रेजिड्यू है वो भी ज्यादा आ जाएंगे। मोल्स ऑफ रेजिड्यू जब ज्यादा आएंगे, तो आप उससे जो सोडियम कार्बोनेट के मोल्स निकालोगे वो भी ज्यादा आएंगे। तो जब वही सोडियम कार्बोनेट के मोल्स ज्यादा आ रहे हैं 25 में, तो फिर जब आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी, ग्रेटर आएगी आपके पास। ठीक है। तो हम उसे यही बता रहे थे कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, ज्यादा अपेयर करेगी असल वैल्यू से। और इस वजह से, क्योंकि मास ऑफ रेजिड्यू की जो वैल्यू है वो हमारे लिए क्या आ गई थी, ग्रेटर आई थी, क्योंकि हमने सही तरीके से ड्राइंग नहीं की थी। क्लियर है। जी सर। अच्छा जी, आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। मुझे बताओ रूम की टाइम आ रही है, कितनी रहेगी है पीछे। अभी 24 मिनट्स है, सो आई गेस 20 रहते हैं। और ठीक, ठीक। कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यूजेस द फॉलोइंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स uses the following method to investigate the change in mass that takes place when metal M combines with sulfur to form metal sulfide। ठीक है जी, तो आपके पास अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो वो होगी हमारे पास मेटल सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड, और ये आपस में क्या बनाएंगे, मेटल सल्फाइड बनाएंगे हमारे पास। ठीक है। कहता है जी वे अ क्लीन क्रूसिबल एंड लिड यूजिंग अ बैलेंस रिकॉर्ड द मास। तो आपने ये क्रूसिबल है हमारा, उसके ऊपर लिड रख के लिड समेत उसका मास क्या कर लिया, मास मेजर कर लिया। ये इनिशियल मास है या एम्प्टी क्रूसिबल प्लस लिड का मास है। उसके बाद कहते हैं प्लेस अ कॉइल्ड लेंथ ऑफ मेटल वायर ऑन टू द क्रूसिबल एंड वे द क्रूसिबल लिड एंड वायर। place a coiled length of metal wire into the crucible and weigh the mass and weigh the crucible lid and wire। ठीक है जी, कॉइल्ड लेंथ ऑफ वायर का मतलब है यार कि आपने ऐसे एक वायर मोड़ के उतनी लेंथ ऑफ वायर क्या कर दी, उसका उसको क्रूसिबल में रखा, और फिर उसके बाद दोबारा मैस क्या किया, मेजर किया। ये क्रूसिबल प्लस लिड प्लस वायर का मैस है, ये सिर्फ ऊपर वाला जो है क्रूसिबल प्लस लिड का मैस। दोबारा मैस रीडिंग ली है, 2 दफा मैस रीडिंग ले चुके हैं हम। कहते हैं जी कवर द मेटल वायर इन द क्रूसिबल, cover the metal wire in the crucible with a large quantity of powdered sulfur and replace the lid। अच्छा, ये रिप्लेस वो वाला नहीं है, ये रिप्लेस द लिड है, लिड वाला। ठीक है, दोबारा बार बार हम मैं कंफ्यूज कर देता हूँ। कहते हैं कवर द मेटल वायर इन द क्रूसिबल विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर्ड सल्फर। तो ये जो क्रूसिबल में हमने अपने पास मेटल वायर थोड़ी सी रखी थी, उसमें क्या डाल दो, ऊपर से पाउडर्ड सल्फर सारा उसके अंदर भर दो, और उसमें दोबारा से क्या लगा दो, अपनी ऊपर से लिड प्लेस कर दें उस पर। ठीक है। फिर आगे से कहते हैं हीट द क्रूसिबल इन अ फ्यूम हुड अंटिल क्रूसिबल ग्लोज रेड। ठीक है, तो आपने इसको अब हीट करना है जब तक ये क्या ना हो जाए, रेड हॉट ना हो जाए। ठीक है। फिर कंटिन्यू हीटिंग स्ट्रांगली अंटिल नो मोर सल्फर कैन बी सीन। तो जब तक क्रूसिबल रेड हॉट नहीं हो जाता, तो आपने क्या करना है, उसको हीट करते जाना है, करते जाना है, और तब तक हीट करते जाना है जब तक कोई भी सल्फर पीछे बच ना जाए, हमारे क्रूसिबल के अंदर कोई भी सल्फर ना बचाओ। कहते हैं अलाउ द apparatus टू कूल एंड वे द क्रूसिबल लिड एंड रेजिड्यू। ठीक है, फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो बहुत गर्म होगा, रेड हॉट हुआ होगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे, फाइनली उसको कूल डाउन करें, फिर फाइनली अपने पास दोबारा मैस उसका मेजर करना है। अब जो मैस आप मेजर कर रहे होगे वो दोबारा क्रूसिबल प्लस लिड प्लस
जो अब रेजिड्यू फॉर्म हो गया अंदर, उसका मास हो। ठीक है, तो आगे हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो देख लिया। कहता है जी अपरेटस देखें तो ट्राइपॉड स्टैंड है आपके पास, उसके अलावा जी हीटिंग सोर्स है, नीचे क्रूसिबल है, लिड है, कॉइल्ड लेंथ ऑफ मेटल वायर है, कवर्ड विद सल्फर। ठीक है, सल्फर उसमें हमने ऊपर पाउडर डाल दिया था। आपसे पहले पार्ट में कहता है shows the figure 2.1 shows the apparatus is set up when heating the crucible in step 4. Identify the missing piece of apparatus used to support the crucible during heating. तो इधर जो आपके पास ये नहीं होता, याद है आपको ट्राइपॉड स्टैंड जो हम बनाते हैं उसकी कैसी शेप होती थी, ऐसे ट्रायंगुलर सी, ऐसे ही। जी। हाँ, तो इस ऊपर apparatus को क्या बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड में? इसका वायर नाम गॉज। देख लो यार, मुझे नाम इसका याद नहीं है। वायर गॉज नहीं, वायर गॉज तो अलहदा से वायर पुट करते हैं ना उसमें, ऐसे करें। वो कह रहे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए आप ऊपर इसको इस तरह इधर क्या लगाओगे? पाइप क्ले ट्रायंगल। ठीक, तो पाइप के लिए ट्रायंगल इसको बोलते हैं। बेसिकली ऐसे करके एक ट्रायंगल होगा आपके पास, जिसमें आपने अपना क्रूसिबल क्या करना है, ऐसे प्लेस करना है, जो कि ट्राइपॉड स्टैंड पे ऐसे पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो आपने इसका नाम याद करना है। तो पाइप क्ले ट्रायंगल। अच्छा, कहते हैं सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट्स हीट देयर क्रूसिबल्स इन अ फ्यूम हुड इन स्टेप 4। यार मुझे बताओ, हम फ्यूम हुड में क्यों ये रिएक्शन करा रहे होंगे? जब कोई टॉक्सिक पॉइजनस गैस हो। जब कोई टॉक्सिक या पॉइजनस गैस आपके पास क्या होती है, रिलीज हो रही होती है किसी एक्सपेरिमेंट में, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको फ्यूम हुड में करा लेते होते हैं। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि कोई टॉक्सिक गैस जो कि हमें पता नहीं है कौन सी है, इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो हम क्या कर लेंगे, उसको फ्यूम हुड में करा लेंगे एक्सपेरिमेंट। Suggest why a large quantity of powdered sulfur is used in step 3. अच्छा, एक क्वांटिटी, एक जो आपके पास आपने रिएक्टेंट उठाया मेटल, वो आपने लिया स्मॉल अमाउंट में, और दूसरा जो आपने रिएक्टेंट उठाया सल्फर, वो आपने लिया लार्ज क्वांटिटी में। आप मुझे बताओ ये हम कब करते होते थे? या तो फॉर एग्जांपल मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन है, आप एसिड एक्सेस में क्यों डालते थे? ताकि आप इंश्योर कर सकें कि सारा का सारा जो नीचे मेटल पड़ा है वो क्या हो जाता है, रिएक्ट कर गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर की भी इतनी लार्ज अमाउंट लेने का क्या मकसद है, कि आप इंश्योर कर सकें कि हमारे पास जो सारा मेटल आपने डाला है, मेटल वायर जो डाली है, जो सल्फर से रिएक्ट करने आई है यहाँ पे, वो क्या हो जाए, सारी की सारी क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। तो ये इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज लार्ज क्वांटिटी में ले लेते हैं, ताकि हमें पता हो कंफर्म कि सारा का सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे टू इंश्योर दैट all the metal has reacted with sulfur. आगे कहता है 5 स्टूडेंट्स each use a different mass of m। ठीक है, m क्या थी हमारे पास, हमारा मेटल था, उसकी मेटल की कॉइल हमने यूज की थी। हर स्टूडेंट जो है, 5 स्टूडेंट्स हैं, हर ने एक डिफरेंट मास ऑफ m यूज किया है। क्या the results are shown in table 2.1, complete table 2.1 by inserting values of mass of m and the mass of sulfur which reacts for each student। ठीक है, mass of crucible and lid जी, यार को ऐड करने क्लास में crucible and lid है वो उसने हमें दिया हुआ है। mass of crucible, lid and metal। ठीक है, आगे mass of crucible, lid and residue after heating, mass of metal, mass of sulfur which reacts। ठीक है, टेबल फिल करना है। एक जगह में mass of sulfur जिसने रिएक्शन किया है वो बताना है आपने उसको, एक जगह पे mass of metal बताना है। mass of metal किस तरह निकलेगा हमारे पास, पहली दो वैल्यूज से इधर से निकलेगा ना mass of metal, के जो mass of crucible एंड lid है उसको माइनस कर दे mass of crucible, lid एंड metal में से, तो मेटल का मास मिल जाएगा। तो पहली वाली बताएं, सारी वैल्यूज 2 डेसिमल प्लेसेस पे है, तो हमारी भी तमाम वैल्यूज 2 डेसिमल प्लेसेस पे होनी चाहिए। तो फर्स्ट वैल्यू 35.58, तो इसके लिए मेटल का मास आएगा 35.58 माइनस 34.15, कितनी आती है? 1.43। तो 1.43 ग्राम्स।
सेकंड वाले को करें जरा। तो वो आएगा जी 38.28, सॉरी 39.42 माइनस 38.28, 1.14, 1.14। फिर उससे नेक्स्ट 0.86, 36.54, तो 0.86 ग्राम्स। और फिर 34.27 माइनस 33.70, 0.72, 0.72। फिर उससे नेक्स्ट लास्ट वैल्यू सर ये मैंने वो बन रही पहले है वाला 0 गलत बता दिया है, ये 0.7, 0.57 था। ये 0.57 है, 0.57। फिर इन दोनों को 0.29, माइनस करें, 0.0 0.29, 0.29, 0.29। आगे कहते हैं जी मास ऑफ सल्फर विच रिएक्ट्स। मास ऑफ सल्फर जो रिएक्ट कर रहे हैं उसको किधर से निकालेंगे हम? मेटल का मास हमें पता है, ठीक है। और हमें ये पता है कि मास ऑफ क्रूसिबल लिड एंड रेजिड्यू आफ्टर हीटिंग। तो हम रेजिड्यू का मास निकाल लें पहले। सर एम तो सारा खत्म होता है ना, तो इसका मतलब एम सारा रिएक्ट करता है, तो उसके साथ सल्फर ने रिएक्ट करना होता है। हाँ जी, तो हम पहले अगर रेजिड्यू का मास निकाल लें, रेजिड्यू का मास निकालो जरा। अब रेजिड्यू का मास किस तरह निकलेगा हमारे पास? हम पहली वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे, तो रेजिड्यू का मास आएगा, क्योंकि ये क्रूसिबल लिड एंड रेजिड्यू है, ऊपर वाला क्रूसिबल एंड लिड है सिर्फ। तो यहाँ से रेजिड्यू का मास निकालो जरा। 36.04 माइनस 34.15, 1.89, ठीक है 1.89। ये मैं जरा नीचे एक अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। 1.89 ये रेजिड्यू का मास है। अब जरा करो 1.89 माइनस 1.43, 0.46, 0.46, ठीक है। अच्छा देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमारा जो टोटल आपके पास प्रोडक्ट है, ये ना जो रेजिड्यू है वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। अब वो उस रेजिड्यू में कितना सल्फर रिएक्ट कर चुका है उसमें, वो कौन डिसाइड करेगा कितना सल्फर ने रिएक्ट करना है? मुझे बताओ, सल्फर हमने क्या लिया था एक्सेस में, मेटल हमने क्या लिया था एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऐसी है ना। जो भी रेजिड्यू आ रहा है आपके पास, जो भी आपके पास आपने फाइनली अपना मेटल सल्फाइड कलेक्ट किया है, उसमें कितना सल्फर है वो कैसे निकलेगा हमारे पास? वो कौन डिसाइड करेगा कि उसमें कितना सल्फर आ सकता है? लिमिटिंग वो रिएक्ट। आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करेगा ना। तो मेटल का जो मास था वो तो सारा कन्वर्ट होगा, रेजिड्यू में जाएगा, लेकिन रेजिड्यू में बाकी जो रिमेनिंग सल्फर का मास है वो कौन डिसाइड करेगा कि कितना आ सकता है? वो भी मेटल ही डिसाइड करेगा, जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि जैसे ही ये खत्म हो जाएगा और बाकी सल्फर तो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम रेजिड्यू का मास निकालेंगे। रेजिड्यू में आपके पास मेटल का भी मास है और सल्फर का भी मास है, ठीक है। तो जो सल्फर का रिएक्टेड मास है इसके अंदर, मेटल का जो रिएक्टेड मास था और जो सल्फर का रिएक्टेड मास है, ये रेजिड्यू का टोटल मास बनाते हैं आपकी, ठीक है। तो मेटल का मास हमें पता चल गया, जिससे हमने रिएक्शन कराया था वो सारा कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। सल्फर का रिएक्टेड मास हम उसमें से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर एक इक्वेशन बना देता हूँ। जो रेजिड्यू है वो बना था मेटल रिएक्टेड, मास ऑफ मेटल रिएक्टेड प्लस मास ऑफ सल्फर जिसने रिएक्ट किया है, ठीक है। तो रेजिड्यू का जो टोटल मास इन दोनों के रिएक्टेड पार्ट्स ने बनाया है। तो आप रिएक्टेड सल्फर निकालने के लिए क्या कर लें? रेजिड्यू का मास निकालें, उसमें से मास ऑफ मेटल क्या कर दें? माइनस कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा? सल्फर का रिएक्टेड मास, ठीक है। तो हमें सबसे पहले रेजिड्यू निकालना चाहिए। तो मैं इधर रेजिड्यू की वैल्यूज आपने पहले बताई थी। रेजिड्यू की वैल्यू किधर से आएगी? यहाँ से, कि ये क्रूसिबल लिड एंड रेजिड्यू है, ये क्रूसिबल और लिड है। तो आप यहाँ से माइनस करो पहले रेजिड्यू की कितनी आती है। मैं नीचे एक और टेबल बना रहा हूँ, एक और पोर्शन बना रहा हूँ, वहां पे मैं मास और रेजिड्यू निकालूंगा सारा में। यानी हमारा जो प्रोडक्ट है, पहले वाले में कितनी आती है ये? 1.89, 1.89। सेकेंड वाले में
39.70 minus 38.28, 1.42. 1.42, 36.74 minus 35.65, 1.06. 1.06 और 34.42 minus 33.70, 0.72. 0.72, 37.19 minus 36.84, 0.35. 0.35। तो ये हमारे रेजिड्यूज के मास हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है? जो सल्फर रिएक्ट किया है, तो जो मेटल रिएक्ट किया उसका मास पड़ा हुआ है, रेजिड्यू का फाइनल मास पड़ा हुआ है, उसमें से क्या कर दो, माइनस करते जाओ। तो सल्फर का पहले में रिएक्टेड मास किस तरह आएगा? 1.89 माइनस 1.43, तो कितना आ गया? 0.46. 0.46 ग्राम्स। अच्छा, इसको मैं रेड से लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा हमें पता लगे। 46 ग्राम्स। दूसरा वाला 1.42 माइनस 1.14, 0.28. 0.28 ग्राम्स। फिर उसके बाद 1.06 माइनस 0.86, 0.20. 0.20 ग्राम्स। फिर उसके बाद 0.72 माइनस 0.57, 0.15 मेरे ख्याल में बनता है। जी. अच्छा, 0.35 माइनस 0.29, तो ये बन जाएगा 35 और 29, 6 रह जाता है पीछे डिफरेंस, तो 0.06। ठीक है, सर हम इसको तो कर सकते थे, क्या कर सकते थे? डायरेक्ट कर सकते थे। अच्छा, कैसे करते हैं डायरेक्ट? जो थर्ड वाला है मैम, अच्छा जी, अब बताएं आप क्या बोल रही थी? सर डायरेक्ट आप इनसे मास निकालने किस तरह निकालें डायरेक्ट? थर्ड रो को सेकंड रो से माइनस करते हैं। थर्ड रो को सेकंड रो से, हाँ ठीक है, मैंने भी वही किया बेसिकली, थोड़ा लंबा तरीके से कर लिया। अगर मैं थर्ड रो को डायरेक्टली माइनस करता है सेकंड रो में से तो समझ ही ना आती मैंने क्या की। ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे क्योंकि मास ऑफ लेड और मास ऑफ लेड इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, सिर्फ मेटल का मास और रेजिड्यू का मास पीछे रह जाएगा जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वहां से भी आ जाएगा, लेकिन वो सर के ऊपर से गुजर जाता है अगर मैं पहले कराता हूँ। ठीक है, तो आपने पहले रेजिड्यू का मास फाइंड किया, हमने रिलेशनशिप देखा कि रेजिड्यू का सल्फर के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वो रेजिड्यू बनता है उसका मास जब रिएक्टेड मेटल और रिएक्टेड सल्फर दोनों का मास आपस में ऐड हो जाता है। तो हमने क्या किया, वहां से फाइंड कर लिया। अब इन्हीं को, इसी को आप डायरेक्टली निकाल सकते थे अगर इन दो वैल्यूज को हम क्या कर लेते, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ लेड एंड क्रूसिबल वो आपस में कैंसिल आउट होते हैं, पीछे जो रिमेनिंग मासेस होते हैं वो सिर्फ रेजिड्यू का इधर रह जाता और ये मेटल के इधर रह जाते। जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ये दो वैल्यूज आपस में सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो रही थी, जो डिफरेंस देती हैं दो वैल्यूज में। ठीक है, कहते हैं आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, इधर इस एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन होगा? बताओ जरा, किसको चेंज करने से कौन चेंज हो रहा है? किसको हम कंट्रोल कर रहे हैं? किसको स्टूडेंट ने कंट्रोल किया है? मेटल वायर के मास को. हाँ, मेटल वायर का मास वो हमारी चॉइस है कि हम कितना मास उसका यूज करते हैं, और जो मास ऑफ सल्फर उसको रिएक्ट करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, या जो मास ऑफ रेजिड्यू फॉर्म होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो आपके मास ऑफ मेटल वायर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ मेटल वायर जो है वो हम अपनी मर्जी का चूज कर रहे हैं, तो इसीलिए वो क्या है, इंडिपेंडेंट, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, उससे आने वाला प्रोडक्ट उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारे पास मास ऑफ मेटल एम, इसका हम मास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस एक्सपेरिमेंट। ओके, कहता है मास ऑफ सल्फर विच रिएक्ट्स को मास ऑफ मेटल एम से क्या करें, आप उसका ग्राफ प्लॉट करें। वैसे अगर किसी को ऊपर आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे थे ना, तो नीचे आके ग्राफ में देख लो एक्स एक्सिस पे कौन प्लॉट हुआ है। एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो आपको यहाँ से भी जवाब मिल जाता है। ठीक है, अच्छा आगे कहते हैं जी, प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रेड इन फिगर 2.2 टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ सल्फर व्हिच रिएक्ट्स एंड मास ऑफ मेटल
जो आपके पास मास ऑफ सल्फर विच रिएक्ट्स एंड मास ऑफ मेटल, ठीक है। तो मास ऑफ मेटल एंड मास ऑफ सल्फर के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो मास ऑफ सल्फर विच रिएक्ट्स एंड मास ऑफ मेटल, तो ये तो वैल्यूज हमने खुद से निकाली हैं सारी। तो जरा मैं इसकी तस्वीर ले लूँ, फिर मैं ग्राफ प्लॉट। वैल्यूज मास ऑफ मेटल एंड मास ऑफ सल्फर। अच्छा, आपने फॉर रेफरेंस याद रखना है, ये हमने एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा। हाँ यार पेन, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। वाई पे ये प्लॉट करें, एक्स पे वो प्लॉट करें। अच्छा, पहला जो मेरा पॉइंट है, उसने स्केलिंग खुद से करके दे दिया आपको। तो पहला जो मेरा पॉइंट है एक्स एक्सिस का, वो है 1.43। तो 1.4 ये आएगा, 1.5, 1.42 इधर कहीं आएगा बीच में, 1.42 यहाँ आएगा, 1.44 यहाँ आएगा, 43 इसके बिल्कुल दरमियान में होंगे, ठीक है। आपके पास एक जो डिवीजन है वो 1.2 के इंक्रीज, 0.2 के इंक्रीज को करिए तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। और अगर एक डिवीजन देखें ना, तो वो 0.02 का इंक्रीज दे रही है, तो ये बनेगा 1.42, ये 1.46, 48, सॉरी 44, 46, 48 एंड 1.50। तो आपके पास एक जो डिवीजन है उसका पहले स्केल देख लिया करो कितना आ रहा है। तो मेरे पास ये 1.5 है, मुझे 1.43 पे जाना है। तो ये 42 है, ये 44 है, इसके दरमियान में 43 आएगा। 1.43 कॉमा 0.46, 0.46 कहाँ आएगा मेरे पास? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 45 से एक डिवीजन ऊपर। तो मैं अपना ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये मुझे सेकंड डिवीजन के बीच में आना है और 46 पे आना है। सेकंड डिवीजन 46, यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट प्लॉट है। 1.14 है, 0.28 है, 1.14, 1.1 है, 1.1 यहाँ पे, 1.2 यहाँ पे, 1.14 यहाँ पे। अच्छा, 1.2 से 3 डिवीजन पीछे, 1.2 से 3 डिवीजन पीछे। और मैं 0.28, 28 यहाँ पे, 0.28, 25, 26, 26, 27, 28 और इधर आएगा मेरे पास पॉइंट यहाँ पे 28, यहाँ पे। हाँ, ये पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट आ गया, 0.86, 0.20, 0.20 बता 0.86 आएगा, तो 86 यहाँ पे 0.9 आएगा, 82, 84, 86, 0.86 पे हमें लाना है 0.2 पे। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास है 0.15, 0.7, 0.15 कहाँ पे आएगा जी? 0.1 से बाद में, तो ये 0.1 आएगा। यहाँ पे 0.1 है, 0.12, 0.1, 0.15, 12, 14, 15 से मान आएगा। और इसके हमारे पास 0.57 यार, वो तो यार से मैं बता रहा हूँ, 0.57, 0.15, 0.57, ये 0.5 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, इसके दरमियान में 2.57 और 0.15, यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं। इसके बाद हमारे पास है 0.29, 0.29, 0.29 आएगा, इसके ऊपर 29, 0.06, 0.05, 0.52, 0.5, 0.06 के बराबर है, 0.05, 0.06 के बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर ग्राफ को थोड़ा सा दूर से देखें तो हमारे पास कैसा ग्राफ आना चाहिए? अगर इसको हम दूर करके देखें तो क्या कर्व बननी चाहिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बननी चाहिए? तो उसने आपको बताया हुआ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट विच इंक्लूड्स द ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट से आपने शुरू करना है, तो अपना स्केल निकाल लें। ओरिजिन पॉइंट से ग्राफ शुरू होना चाहिए, ठीक है। और लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना के देनी है आपने उसको। तो मेरा ख्याल है मेरे पास ये पॉइंट सारे जो हैं, ये जो है ये ट्रेंड में लाई करते हैं। ओरिजिन पॉइंट इंक्लूड करना है, ठीक है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए ओरिजिन पॉइंट। तो अभी अगर इधर से हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट खींचें तो 2 पॉइंट लाइन से ऊपर आ जाएंगे और 2 पॉइंट लाइन से नीचे आ जाएंगे। एक जो है बिल्कुल ही आउटलायर है, वो बिल्कुल ही साइड पे लाई करते हैं। तो हमारे पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट होनी चाहिए, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए, उसने लिखा हुआ है ऊपर सवाल में। ओरिजिन पॉइंट को इंक्लूड कर लेते हैं, एक ओरिजिन पॉइंट है। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम लाइन स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, तो थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर कर लूँ, तो मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट यही बनती है। एक जो पॉइंट है ना, वो आखिरी वाला, वो बिल्कुल ही बाहर हुआ, वो उसको इंक्लूड ही नहीं कर सकते अपने ट्रेंड में हम। तो उसको साइड पे रख लो और ये अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट आप इधर से ऐसे खींच लो। ये मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ गई, ठीक है। वो ट्रेंड में है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही चौथे मरले मरले में पड़ा हुआ। तो वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट अगर उसको इंक्लूड करके बनाते हैं तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही खराब हो जाएगी सारी, ठीक है। तो ये देखो ना, ये सारे पॉइंट्स ट्रेंड में लाई कर रहे हैं, वो वाला पता नहीं किधर जा रहा है, उसको पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, आगे कहता है आपसे
Circle the point on the graph you consider to be the most anomalous. Suggest one reason why this anomaly may have occurred during the experimental procedure. Assume no error was made in measurement of any mass. ठीक है, एक तो anomalous point हम इसको मानते हैं अपना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जी किसी भी mass में measurement of any mass में आपने कोई गलती नहीं की। ओके, ठीक है, mass जो आपने measure किए हैं उसमें आपने कोई गलती नहीं की, तो ये anomalous point क्यों आ सकते हैं? ठीक है, फिर हम तो एक्स और वाई पे कमेंट ही नहीं कर सकते ना। मास ऑफ मेटल एम और सल्फर जो रिएक्ट कर रहे हैं उन पे तो कमेंट कर ही नहीं सकते, दोनों के मैसेज जो उसने कैलकुलेट किए हैं वो ठीक किए। कहते हैं अज्यूम नो एरर वाज मेड इन मेजरमेंट ऑफ एनी मास। तो मेजरमेंट सही नहीं है ना, तो मास खुद तो कम ज्यादा आ सकता है। हाँ, मास कम ज्यादा तो आ सकता है, मेजरमेंट्स में उसने कोई गलती नहीं की। तो हम ये अभी सोचेंगे ना एक्सपेरिमेंट पे जाके कि क्या वजह हो सकती है यहाँ पे कि आपके पास जो है एक अनोमलस पॉइंट क्रिएट हो सके। तो हम जरा पीछे जाते हैं और एक्सपेरिमेंट के जरा स्टेप्स पढ़ लेते हैं। स्टेप्स में कहते हैं वे अ क्लीन क्रूसिबल एंड लिट यूजिंग अ बैलेंस, रिकॉर्ड द मास, प्लेस अ कॉइल्ड लेंथ ऑफ मेटल वायर इन अ क्रूसिबल एंड वे द क्रूसिबल एंड लेड एंड वायर। अभी तक कोई गलती होने का चांस नहीं है ऐसे। कवर द मेटल वायर इन क्रूसिबल विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर सल्फर एंड रिप्लेस द लेड। अभी तक भी हमने पाउडर सल्फर रखा है, कोई मसला नहीं है। हीट द क्रूसिबल इन अ फ्यूम कवर्ड अंटिल द क्रूसिबल ग्लोज रेड, कंटिन्यू हीटिंग स्ट्रांगली अंटिल नो मोर सल्फर कैन बी सीन। ओके, फिर कहते हैं अलाउ द apparatus टू कूल एंड वे द क्रूसिबल एंड द रेजिड्यू। रेजिड्यू का मास जो आपने कैलकुलेट करना है वो करना है आफ्टर, जब आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर ली है और कोई भी सल्फर आपको नजर नहीं आ रहा बीच में। ठीक है, रेजिड्यू का मास है जिससे रिएक्टेड मास ऑफ सल्फर आता है। रेजिड्यू का मास कैलकुलेट किया है तो रेजिड्यू का मास जो है वो कम ज्यादा हो सकता है इस बेस पे कि सारा सल्फर रिएक्ट ना किया। हो सकता है ना कि अगर आपके पास जो क्रूसिबल है जिसमें आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग की है और आपने इंश्योर करना है वो कि तब तक स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है जब तक सारा का सारा सल्फर खत्म नहीं हो जाता, तो यहाँ पे हम गलती कर सकते हैं ना कि हम ऐसे कर लें कि हमने इतनी हीटिंग कर ली लेकिन सारा का सारा सल्फर खत्म नहीं हुआ, तो अभी तो वो रेजिड्यू में हम साथ साथ क्या कर लेंगे, उसका मास भी मेजर कर लेंगे। तो गलती यहाँ पे हो सकती है। तो फिर हमारे पास रेजिड्यू का मास क्या आएगा, ग्रेटर मास। जब रेजिड्यू का मास बड़ा आएगा तो उसमें से जब मेटल का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो मास ऑफ सल्फर रिएक्टेड आ रहा होगा वो भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, इसको जरा दोबारा आगे से जोड़ता हूँ इसके सामने। तो यहाँ पे जो अनोमलस पॉइंट है ना, इसका बेसिकली मेटल के मास में तो कोई गलती नहीं हो सकती ना। मसला है यहाँ पे वाई एक्सिस पे वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आ रही है, यानी इस केस में मास ऑफ सल्फर विच रिएक्ट्स उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसी है ना। तो वो कब आती है ज्यादा, मैं इधर इक्वेशन से जोड़ता हूँ इसको। मास ऑफ मेटल कांस्टेंट है, ये सेम वैल्यू रहेगी। आपके पास सल्फर रिएक्टेड का मास कब ज्यादा आएगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, जब रेजिड्यू का मास क्या हो, ज्यादा। ग्रेटर। और रेजिड्यू का मास आप कब मेजर करते हैं, रेजिड्यू का मास तब मेजर करते हैं जब एक तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके कोई सल्फर और आपको नजर ना आ रहा हो बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, आपकी नजर में सल्फर वहां पे ना नजर आ रहा हो बट फिर भी थोड़ा बहुत सल्फर अंदर बच गया हो, आपने कंप्लीटली रिएक्ट ना कराया हो सारे सल्फर को, सारा सल्फर ना उड़ाया हो उसमें से। ठीक है, और फिर उसके बाद कूल करके जब आपने वे किया क्रूसिबल को तो रेजिड्यू प्लस सल्फर थोड़ा सा आ गया बीच में, तो इन दोनों से मास रेजिड्यू का क्या कर गया, बढ़ गया। तो जब रेजिड्यू का ग्रेटर मास आया उसमें से जब मेटल का मास माइनस हुआ, सल्फर का रिएक्टेड मास भी क्या आ गया, ग्रेटर आ गया। तो यहाँ पे यही एनोमलस पॉइंट क्रिएट किया होगा, इसी वजह से क्रिएट हुआ होगा कि आपने जो सारा का सारा सल्फर था उसको क्या नहीं किया, उसको सारे के सारे सल्फर को रिमूव नहीं किया। ठीक है, हीटिंग से, स्ट्रॉन्ग हीटिंग से सारा का सारा सल्फर रिमूव नहीं हुआ, जिसकी वजह से रेजिड्यू एंड सल्फर का मास एट द एंड आपने एज रेजिड्यू का मास कलेक्ट कर लिया। तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू से वो थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आ गई, इस वजह से सल्फर का जो रिएक्टेड मास निकाला जब आपने वो भी ग्रेटर वैल्यू आ गई, तो एनोमलस पॉइंट क्रिएट हो गया। क्लियर है ये बात।
जी। तो हम उसे बता सकते हैं कि इन स्टेप 4 we might have not uh, removed all of the sulfur by strong heating. ठीक है, तो हमने वहां पे ये गलती की हो सकती है कि हमने स्टेप 4 में, तो मैं इसीलिए स्टेप्स पे गया, मुझे नहीं पता लग रहा था यहाँ पे क्या बोलना चाहिए। तो स्टेप 1 में तो कोई नहीं गलती हो सकती, स्टेप 2 में भी एक्सपेरिमेंटल वाइज हमारे पास कोई मसला नहीं है, स्टेप 3 में भी कोई मसला नहीं, स्टेप 4 में आप गलती कर सकते हो। यहाँ पे गलती होने की वजह से रेजिड्यू चेंज होता है, रेजिड्यू चेंज होने की वजह से आपके पास सल्फर का रिएक्टेड मास जो कि वाई पे आपने प्लॉट किया है उसमें इफेक्ट आता है। इस वजह से स्टेप 4 पे जाके मैंने आइडेंटिफाई किया उसको। ठीक है ना। कहते हैं डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स यूज्ड इन योर कैलकुलेशन, दीज मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, गिव योर ग्रेडियंट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जाके हम 2 कोऑर्डिनेट्स उठाते हैं। पहली बात तो ये आपको बताया था, कंस्ट्रक्शन लाइंस लाजमी बनाया करें इसमें। तो मैं अपने ग्रेडियंट पे जाके 2 पॉइंट्स उठाता हूँ जो आसान हो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो एक पॉइंट मुझे ये नजर आ रहा है एग्जैक्ट, इधर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मैं इसको 0.2 0.05, एक ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैं इससे काफी दूर फासले पे उठाऊंगा जिसको आइडेंटिफाई करना आसान हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं कौन सा पॉइंट ले लें, कौन सा ले लें जो आसान हो। मेरा ख्याल है मैं ये पॉइंट उठा लेता हूँ जो इधर इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसके जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट बनता है वो बनता है 1.5, और जो वाई कोऑर्डिनेट बनता है वो 0.3536 बनते हैं, और 373839, ठीक है 0.3636 ये वाई कोऑर्डिनेट बनता है इसका, 1.5 0.36। अच्छा, कंस्ट्रक्शन लाइन लाजमी शो करनी है आपने, इधर से डॉटेड लाइन खींचो रूलर से, और इधर से एक डॉटेड लाइन खींचो अपने इस पॉइंट से, और यहाँ पे आप उसको लिख के बता दें ये डेल्टा वाई का चेंज है, ये डेल्टा एक्स का चेंज है। आगे अब हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरा था 0.2 0.05, और दूसरा जो मेरा कोऑर्डिनेट था वो था जी 1.5 0.36, 1.5 0.36। इधर से इसको बोलो x1 y1, इसको बोलो x2 y2, ग्रेडियंट निकाल लो। ग्रेडियंट निकलेगा जी y2 माइनस y1, 0.36 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 1.5 माइनस 0.2। यहाँ से ग्रेडियंट बता दें, 3 सिग्निफिकेंट पे बताना है तो 4 सिग्निफिकेंट तक छाप लो, राउंड कर लेंगे बाद में। जीरो कितना पॉइंट आता है टू जी थ्री ग्रेडियंट? एट फाइव 0.2385। तो हम इसको राउंड कर लें तो कितना बनेगा? ये राउंडेड ही है। 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड करना। वो 4 सिग्निफिकेंट पे आप बता रहे हो, ये 4 सिग्निफिकेंट पे ना, तो 0 पॉइंट अनराउंडेड बताओ, अनराउंडेड। 0.23846। ठीक है, तो 0.23846 ये जवाब आ रहा था। 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड करना है, तो पहला नॉन जीरो ये है, पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा तीसरा, इस पे राउंडिंग करनी है तो कुछ ऐड होगा? नहीं होगा। तो आपके पास 0.238 आपका क्या आता है? ग्रेडियंट आता है। ग्रेडियंट कैसा होगा इस लाइन का? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो पॉजिटिव 0.238 मेरा ग्रेडियंट बनता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट का। कहता है जी यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट इन फिगर 2.2। अच्छा, वैसे मुझे अपनी खुद से निकाल लेनी चाहिए थी ग्रेडियंट, यहाँ पे आपने यही वैल्यूज यूज करके निकाले? हाँ जी। अब फिर ठीक है। use your line of best fit in figure 2.2 to determine if the results obtained by the student are reliable। आपको इसका आसान जवाब क्या बताया था कि अगर आपके रिजल्ट्स में अनोमलस पॉइंट क्रिएट हो गए तो क्या रिलायबल है आपके रिजल्ट्स? नहीं है रिलायबल। ठीक है, अगर अनोमलस पॉइंट नजर आ रहे हैं तो फिर आपके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं है। ठीक है, ये हमने तो लिखा ये हुआ कह अपने सकते हैं कि सारे पॉइंट्स लाइन पे लाइन ही करें। नहीं नहीं, लाइन के क्लोज क्लोज लाई करें ना तब भी रिलायबल ही होता है। हम ये कहते हैं कि यार अगर अनोमलस पॉइंट आ जाए ना, या लाइन से बहुत ज्यादा डिविएट करें वो पॉइंट्स, तो फिर हम बोलते हैं कि रिलायबल नहीं है। ये तो लाइन के करीब करीब ही है ना, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाती है हम लाइन।
कि पॉइंट्स करीब करीब आ जाए। ठीक है, ये सारे बिल्कुल ठीक पॉइंट्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी किसने खराब की है? वो इस पॉइंट ने खराब की है, जो ऊपर आपका नॉर्मलस पॉइंट है। ठीक। ठीक है, तो नो रिजल्ट्स आर नॉट रिलायबल and because there is an anomalous point. ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। कहते हैं another student suggests that metal M used in the experiment is strontium. ये रूलर कहाँ से बंद होगा? अच्छा, another student suggests that metal M used in the experiment is strontium, which forms strontium sulfide SRS when heated with sulfur. Reduce the gradient of the line of best fit for the graph of mass of sulfur which reacts against mass of strontium for the compound SRS of metal M तो नहीं बताया उसने। अच्छा, हमारा ग्रेडियंट किस तरह निकल रहा है वो देख लेते हैं। ग्रेडियंट हमारा आता है जब हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की क्वांटिटी ना, ऐसे ही है ना। ग्रेडियंट इसी तरह निकलता है। मुझे बताओ जरा ग्रेडियंट किस तरह निकलता है। इधर जो हमारे ग्राफ में ग्रेडियंट है वो किस तरह निकलता है? ग्रेडियंट निकलता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, है ना। वाई एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया हुआ अपना? मास ऑफ सल्फर जो रिएक्ट करेगा, डिवाइडेड बाय नीचे मास ऑफ मेटल प्लॉट किया हुआ हमने। ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ सल्फर और 1 मोल ऑफ मेटल यूज करें हम, मिलेगा 32 डिवाइडेड बाय स्ट्रॉन्शियम का बताओ जरा मास कितना बनता है 1 मोल का? 87.6। 87.6 और इसका डिवाइड करके जवाब कितना आता है? 0.3653। 0.3653। हमारा ग्रेडियंट से बड़ी वैल्यू आ रही है, लेकिन line of best fit for the graph of mass of sulfur which reacts against mass of strontium for the compound SRS. ग्रेडियंट इधर तक बात समझ आ गई कि ग्रेडियंट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? जी। कि ग्रेडियंट हम हमारा लाइन ऑफ बेस्ट फिट है वो वाई एक्स ग्रेडियंट होता है ना, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या है और डेल्टा वाई पे क्या प्लॉट हुआ है? तो ग्रेडियंट है जी वाई ओवर एक्स की क्वांटिटी। तो वाई ओवर एक्स, वाई पे हमारे पास मास ऑफ सल्फर रिएक्टेड है, एक्स पे हमारे पास मास ऑफ मेटल है। तो अब वो हमसे बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्शियम मेटल होता तो फिर आप बताएं आपका ग्रेडियंट की क्या वैल्यू आती। ठीक है, तो ग्रेडियंट की क्या वैल्यू आती अगर स्ट्रॉन्शियम मेटल होता? तो क्योंकि उसने हमें ना मेटल का मास बताया, मेटल का मास तो हम खुद से अज्यूम कर सकते हैं ना, ऐसे मेटल इंडिपेंडेंट फैक्टर था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका 1 मोल का मास ले लिया। मैंने कहा अगर अगर इसका 1 मोल का मास हो तो मेरे पास सल्फर जो है वो कितनी रिएक्ट करती है? वो भी 1 मोल ही रिएक्ट करेगी इसके साथ, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट तो मेटल है ना हमारा। अगर 1 मोल मेटल लेते हैं तो 1 मोल सल्फर उससे रिएक्शन करना चाहिए। तो 1 मोल का मास ऑफ मेटल मैंने लिया, 1 मोल का मास ऑफ सल्फर से रिएक्ट कराया, तो मेरे पास क्या ग्राफ बनना चाहिए? ठीक है, ये भी ग्राफ जो आपने बनाया है ना यहाँ पे, ये तो चलो हमने मैसेज कहाँ तक लिए? 0.50 तक लिए। यही ग्राफ आप एक्सटेंड कर दें, आप नीचे मेटल के 1 मोल के मास तक ले जाएं और ऊपर सल्फर का मास देख लें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आता है। यानी इसी ग्राफ को मैं इस तरह बना लेता और एक्सटेंड कर देता, तो यही ग्राफ आगे जाता जाता ना ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर जो ग्राफ बनाया वो इधर तक था बस, तो आप इसको एक्सटेंड कर दें आगे, इसको 1 मोल मास ऑफ मेटल तक ले जाएं, और आप जो दूसरा है आपके पास वो आपको सल्फर का मास मिल जाएगा कि जब 1 मोल का मास और मेटल यूज होगा उस टाइम पे सल्फर का मास कितना मिलेगा हमें। तो ग्राफ का ग्रेडियंट तो वही रहेगा ना। हाँ, जब मेटल चेंज करेंगे तो फिर ग्रेडियंट चेंज होता जाएगा। उसने जब स्ट्रॉन्शियम का बोला तो मैंने स्ट्रॉन्शियम का 1 मोल का मास कंसिडर कर लिया, और उसको जो सल्फर का मास उससे रिएक्टेड है वो भी फिर उस टाइम पे 1 मोल ही उससे रिएक्ट करेगा।
तो हमने क्या किया, फिर हमने इन दोनों को डिवाइड करके ग्रेडियंट निकाले, दोनों को एक एक मोल का मास कंसिडर करके। बाकी उसने बोला तो है कि जब आपका स्ट्रोंशियम और सल्फर का रिएक्शन होता है, मेटल प्लस सल्फर वो मेटल सल्फाइड ही बना के देता है आपको। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास जब मेटल प्लस सल्फर का रिएक्शन होता है तो यही इक्वेशन बननी चाहिए। कोई एक बंदा चेक कर सकता है मेटल प्लस सल्फर की जनरल इक्वेशन क्या आ रही है? मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? मेटल ऑक्साइड, और कुछ भी नहीं बनता साथ। तो मेटल प्लस सल्फर भी मेटल सल्फाइड ही होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जानी चाहिए। हाँ जी सर, यही बनता जो आप कह रहे थे। ठीक है, तो क्योंकि मेटल प्लस ऑक्सीजन हमारे पास मेटल ऑक्साइड बना के देते हैं सिर्फ, तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेटल प्लस सल्फर मेटल सल्फाइड बना के देता है। तो अब अगर देखें तो मोलर रेशियो क्या बनती है? 1:1 ही बनती है। यानी इसके एक मोल का मास के साथ कितना सल्फर रिएक्ट करता है? एक मोल का मास ऑफ सल्फर। ठीक है, तो आपके पास में मेटल सल्फाइड का रेसिड्यू बना के देगा। तो अब हमें पता लग गया हमने वैल्यूज क्या अज्यूम करनी है, इक्वेशन से डायरेक्टली निकालिए। इसका अगर एक मोल का मास हो यानी AR ऑफ मेटल हो स्ट्रोंशियम का, अगर यहाँ पे मेटल स्ट्रोंशियम होता तो उसका एक मोल का मास सल्फर के एक मोल के मास से रिएक्ट करेगा और वो क्या बना के देगा? मेटल सल्फाइड। दोनों की वैल्यूज आपने एक एक मोल वाली ली, उनको डिवाइड किया, तो आपके पास फाइनल ग्रेडियंट आ गया आपका। कि जब इसका ग्रेडियंट हम इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते तो उसका ग्रेडियंट क्या होता? आपकी इस वाली लाइन से क्या होता है? ज्यादा। तो वो भी ओरिजिन से शुरू होता लेकिन ऊपर की तरफ होता ज्यादा। इस तरह की लाइन होती स्ट्रोंशियम वाले के लिए। ठीक है, जो कि बनानी नहीं है, आपने सिर्फ ग्रेडियंट बताना है उसको, उसका ग्रेडियंट ज्यादा होता है बस। क्लियर है? जी। अच्छा, आगे कहते हैं जी, यूज योर आंसर टू पार्ट 1 टू एक्सप्लेन इफ द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द स्टूडेंट्स सजेशन। अब उसने यही कहा था कि आपका जो मेटल है वो क्या होगा? स्ट्रोंशियम हो सकता है। उसने ये सजेस्ट किया है कि जो मेटल है वो स्ट्रोंशियम है, और हमने स्ट्रोंशियम के लिए ग्रेडियंट निकाला कि अगर स्ट्रोंशियम होता तो उसका ग्रेडियंट कितना आना चाहिए था? इतना आना चाहिए था। हमने जो ऊपर मेटल यूज किया उसका ग्रेडियंट कितना आ रहा है? वो 0.238 आ रहा है। ठीक है, तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं, बताओ कि जी आपके पास क्या ये स्ट्रोंशियम मेटल है या नहीं? क्या स्टूडेंट सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या उसने जो सजेस्ट किया है स्ट्रोंशियम होना चाहिए, वो ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा? तो वो ठीक नहीं बोल रहा। क्यों नहीं ठीक बोल रहा? क्योंकि ग्रेडियंट एक दूसरे का थोड़ा सा भी क्लोज नहीं आ रहे। जो ऊपर मेटल है उसका ग्रेडियंट अलग आ रहा है, और नीचे जो स्ट्रोंशियम के लिए ग्रेडियंट हमने निकाला है वो क्या आ रहा है? वो ज्यादा आ रहा है, उसका ग्रेडियंट ऊपर वाले का कम है। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्योंकि क्या है? ग्रेडियंट्स आर डिफरेंट, आर डिफरेंट। और हम इसको लिख के बता देते हैं कि फॉर स्ट्रोंशियम आपके पास ग्रेडियंट कितना आना चाहिए? 0.3653 आना चाहिए, जबकि जो ऊपर मेटल है उसका ग्रेडियंट कितना आता है? 0.26 समथिंग आ रहा था, 238 आ रहा था। तो काफी ज्यादा इनमें डिफरेंस है।